हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइंग के चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रकृति आधारित का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्राकृतिक वस्तुओं का चित्रण करना सीखेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में एग्ज़ाम के लिए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं। बेटा, इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं मुख्यतः। नंबर 1 प्राकृतिक और नंबर 2 मानव निर्मित। मनुष्य जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, जिन वस्तुओं को स्वयं बनाता है, वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जैसे मशीन है, ईंट है, पत्थर है, मकान है। इसके अलावा जो चीज़ प्रकृति ने बनाई हैं वो सभी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं। जैसे फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, आकाश आदि। तो आज हम इस अध्याय में प्राकृतिक वस्तुओं के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। जरा सोचिए, प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं, क्या उन सब का आकार, रंग, बनावट, उनमें आपको कोई अंतर नजर आता है? बिल्कुल सही है, उन सब में अंतर होता है, क्योंकि हर वस्तु एक आकार की नहीं हो सकती, एक रंग की नहीं हो सकती और ना ही उनकी बनावट समान हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम फूल पत्तियां ही लेते हैं। अब फूल और पत्तियों का रंग अलग अलग होता है, उनकी बनावट भी अलग अलग होती है। यहाँ तक कि पत्तियों का, फूलों का जो टेक्सचर होता है ना, वो भी बेटा अलग अलग होता है। अब जैसे फूल हैं लाल रंग के, गुलाबी रंग के, पीले रंग के, जामुनी रंग के, नीले रंग के होते हैं। इन बातों का अध्ययन आपने 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में किया होगा। अब 8वीं कक्षा के अध्याय 4 में हम पशु पक्षियों और जीव जंतुओं का अध्ययन और चित्रण करना सीखेंगे। तो पशुओं का चित्रण करते समय हमें कुछ बातों के बारे में पहले ही जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पशुओं का जो मुंह है उसका चित्रण शंकु आकार का होता है, कौन शेप का होता है। और उनका जो धड़ होता है बेटा, वो हमेशा बेलनाकार, सिलेंड्रिकल आकृति में किया जाता है। इनका चित्रण करते समय उनका आकार, बनावट, अनुपात एवं डील डोल उनको एक विशिष्ट यानी स्पेशल पहचान देते हैं। अब आप कुछ चित्र देखिए और उनके मुंह, आँख, नाक, कान, खुर आदि को देखकर पहचानिए कि ये किस पशु के पैर, आँख, मुंह या नाक, कान हैं। तो बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे भूदृश्य चित्रण यानी लैंडस्केप का। बेटा, भूदृश्य चित्रण में मुख्यतः भूमि, आकाश, वातावरण और मौसम जो होते हैं वो आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान होते हैं। इसके अलावा अन्य घटक अलग अलग भूदृश्यों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे पहाड़ी स्थानों पर हम पहाड़ों का चित्र बनाते हैं, पहाड़ी पेड़ पौधे, क्योंकि वहाँ पहाड़ी जो पेड़ पौधे हैं वो अलग तरह के होते हैं, वो छोटे पत्तों के होते हैं, नुकीले पत्तों के होते हैं। और ढलवा छत वाले घर पहाड़ी दृश्य में हम बनाते हैं। अब यदि हम रेगिस्तान का चित्र बनाएंगे तो रेगिस्तान क्षेत्र में रेत के टीले, स्थानीय घर, झाड़ियाँ, घर, ऊंट आदि का चित्रण हम करते। और सामान्य भूदृश्य में समतल भूमि, स्थानीय पेड़ पौधे, घर, स्थानीय जो जीव जंतु हैं, नहर, नदी, तालाब आदि का चित्रण हम करते हैं। ये सब भूदृश्य में विशेष वातावरण निर्मित करने में सहायक होते हैं, जैसा कि आपने अभी जाना। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं दृष्टिक्रम, पर्सपेक्टिव। दृष्टिक्रम के सिद्धांत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा, दृष्टिक्रम होता क्या है? देखिए, आपको 6ठी 7वीं कक्षा में हमने पढ़ाया कि दृष्टिक्रम, जब भी आप किसी वस्तु को पास से देखते हैं, यानी कि जो वस्तुएं पास की होती हैं वो हमेशा बड़ी और स्पष्ट दिखाई हमें देती हैं। और जब उसी वस्तु को हम दूर से देखते हैं, यानी कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जो दृष्टिक्रम का सिद्धांत है बेटा, वो 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य दृष्टिक्रम और दूसरा कोणीय दृष्टिक्रम। ठीक है।
अब दृष्टिक्रम जो होता है दो आयामी सतह पर त्रिआयामी चित्रण का प्रभाव पैदा करता है, यानी कि 2D सरफेस पर 3D का इफेक्ट जो है वो पैदा करता है। दृष्टिक्रम में मैंने अभी आपको बताया कि पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। ये हमें चित्र में आकार, दूरी, गहराई, स्थान और वास्तविकता का आभास करवाता है। इसी से चित्रों में क्या आता है, वास्तविकता आती है बेटा। दृष्टिक्रम सिद्धांत वस्तु, प्रकृति, मानव, पशु पक्षी आदि के चित्रण में लागू होता है। तो इस कक्षा में हम रेखीय या सामान्य और हवाई यानी कोणीय दृष्टिक्रम के बारे में जानेंगे। तो रेखीय दृष्टिक्रम क्या है? सपोज कीजिए, अनुमान कीजिए कि आप किसी बिल्डिंग की, बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर खड़े हो और आप नीचे धरातल की तरफ यानी जमीन की तरफ देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा? सोचिए बेटा, आपको उसमें गहराई दिखाई देगी, एक बिल्कुल गहरा सा आभास आपको होगा। तो जो रेखीय दृष्टिक्रम होता है ना बेटा, उसमें गहराई का ही आभास होता है और जितनी भी रेखाएं होती हैं ना वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और इसी बिंदु का नाम होता है दृष्टि बिंदु। अब रेखीय दृष्टिक्रम से जो पास की वस्तु है, नज़दीक की जो वस्तु है वो तो बड़ी दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु जैसा कि हम पहले बता चुके हैं वो छोटी दिखाई देगी। अब समान ऊंचाई के जो पेड़ हैं, मान लेते हैं इक्वल हाइट पे जो पेड़ हैं, खंबे हैं, घर हैं इत्यादि, चित्र में पास वाले तो बड़े दिखेंगे लेकिन दूर वाले छोटे दिखेंगे। अब गली, बरामदा, सड़क आदि दूर के किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए, जब हम चित्रण करते हैं ना तो गली बनाएं, बरामदा बनाएं, सड़क बनाएं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है, हमारे नज़दीक है, उसे तो हम थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे और पीछे जाते जाएंगे जैसे ही उसको, उसके बीच का अंतर जो है हम कम करते चले जाएंगे, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये जाकर के पीछे किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगे। इसी को हम रेखीय दृष्टिक्रम का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हवाई दृष्टिक्रम या कोणीय दृष्टिक्रम के बारे में। अच्छा, सोचिए कि दूर की जो वस्तुएं हैं वो हमें धुंधली क्यों दिखाई देती हैं? कभी सोचा है आपने? बेटा, जब दूरी बढ़ती है ना तो वातावरण में धूल के कण होते हैं, उसके साथ साथ नमी भी होती है। उसी के कारण, उनकी परत बनने के कारण हमें जो दूर की वस्तुएं हैं ना वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वो हमें धुंधली दिखाई देती हैं। तो यही सिद्धांत है हवाई दृष्टिक्रम। हवाई दृष्टिक्रम में जो पास की वस्तु है ना वो तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में धूल के कण और जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो आ जाता है, इसलिए वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं। बस इसी को हम हवाई दृष्टिक्रम कहते हैं, जैसा कि आपने अभी अभी इस चित्र में देखा है। अब दृष्टिक्रम का प्रयोग करके हम किसी भी भूदृश्य में डिस्टेंस यानी दूरी, डेप्थ यानी कि गहराई व विस्तार का प्रभाव यानी इफेक्ट पैदा करते हैं। वस्तु चित्रण में की तरह भूदृश्य चित्रण में, देखिए वस्तु चित्रण, जो निर्जीव वस्तुओं का चित्रण हमने 7वीं कक्षा में सीखा था, ठीक उसी तरह भूदृश्य चित्रण में भी त्रिआयामी प्रभाव यानी 3D इफेक्ट दिखाने के लिए प्रकाश और छाया का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है। हम किसी भी चित्र में 3D इफेक्ट अगर लाना चाहते हैं तो किसके द्वारा आएगी? प्रकाश और छाया के द्वारा। तो प्राकृतिक चित्रण में भी और खासकर भूदृश्य चित्रण यानी लैंडस्केप में तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम सामान्य दृष्टि का जो सतर है, जो स्ट्रीट व्यू है, उस दृश्य में गहराई का आभास पैदा करेंगे। अब जो चित्रों का बिल्कुल, ये जो मैंने चित्र दिए इनमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सामान्य दृष्टिक्रम और कोणीय दृष्टिक्रम क्या है। तो इन्हें पहचानने का जरा हम प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये था आपका कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 4 प्रकृति आधारित, जिसमें हमने पशु पक्षियों का चित्रण करना, भूदृश्य चित्रण करना और दृष्टिक्रम के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी अध्याय में हम एक महान प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, माइकल एंजेलो जो थे, उनका जन्म 6 मार्च 1475 में फ्लोरेंस यानी कि इटली में हुआ था।
इन्हें पुनर्जागरण काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना गया है। माइकल एंजेलो का स्वर्गवास 18 फरवरी 1564 में हुआ। वे एक महान प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे।